हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहा, और उसके बाद खिल्जी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और लास्ट में हम लोग लोधी वंश डिस्कस करेंगे। तो गुलाम वंश से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग टेस्ट के थ्रू इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपने तैयारी को और बेहतर बना सके और हमें भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है गुलाम वंश का संस्थापक। ऑप्शन है आपके पास इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन है बलबन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का स्थापना करने वाला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, जो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना जिसने की और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन था सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लाख बख्श के नाम से जाने वाला जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो अक्सर ये दान जो है कि असीमित मात्रा में किया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना गया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, तो दिल्ली का पूछ रहा है, इसको आपको ध्यान देना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है आराम शाह। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ही था जो राजधानी को दिल्ली स्थापित किया था और वो इस तरह से दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक बना। जबकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी बल्कि लाहौर थी, जिसकी वजह से उसको दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक नहीं कहा जा सकता, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कहा जा सकता है। तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश हो जाता है जो 1210 में गद्दी पर बैठता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में या फिर दिल्ली को राजधानी बनाने का कार्य किसने किया। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है रजिया, चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, दिल्ली जो थी जिसको अपनी राजधानी दिल्ली ला के स्थापित करने का काम किस शासक ने किया? तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही था जो लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित किया था और दिल्ली स्थापित करने के साथ ही वो प्रथम मुस्लिम शासक बन गया था दिल्ली पर राज्य करने वाला। अगला देखते हैं, गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपके पास ऑप्शन है लाहौर, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पेशावर, चौथा ऑप्शन है अजमेर। ये जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी प्रांत से ही तुर्कों का आगमन हुआ था, तो वही क्षेत्र उनका एक तरह से गढ़ था और मोहम्मद गौरी के वापस जाने के बाद इसने जो है कि वहीं से लाहौर से ही जो है कि अपना शासन चलाने की सोची। तो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए? ठीक है फ्रेंड्स, रेगुलर सिक्के जारी करने वाला पहला शासक कौन था?
आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है बलबन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है कि दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद, ठीक है, 1229 में जो है कि इसने जो है कि खलीफा से जो है कि प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जो ऐसा करने वाला दिल्ली का पहला शासक था जो खलीफा से जो है कि अपना एक सुल्तान होने का प्रमाण पत्र, वैध प्रमाण पत्र जो है कि प्राप्त किया, ठीक है। और साथ ही इसने जो है कि सिक्के जो है कि को टकसाल में ढलवाने की परंपरा एक तरह से विकसित की। तो इस तरह से ये पहला शासक था जिसने नियमित सिक्के जारी किए। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। आपके पास ऑप्शन है, उसके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। दूसरा है पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। बुंदेलखंड के किले कालिंजर का घेरा डालते समय से चोटें लगी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और चौथा है चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौगान, जिसे आधुनिक पोलो कहा जाता है। खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके बाद वो घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई उसकी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। आपके पास ऑप्शन है चांद बीबी, दूसरा ऑप्शन है दुर्गावती, तीसरा ऑप्शन है रजिया और चौथा ऑप्शन है जो है कि ऊर्जा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। महिला शासिका कौन थी, वो भी मध्यकालीन की। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो यह मध्यकालीन भारत की पहला शासिका। इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश के बाद जो है कि गद्दी पे बैठी थी। तो इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया। ठीक है फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है इसको। आपके पास ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है ऐबक, तीसरा ऑप्शन है बलबन और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पे ही 1224 के आसपास मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत के पश्चिम प्रांत पे आया था, उत्तर पश्चिम प्रांत में। तो इसका कारण फ्रेंड ये था कि जो ख्वारिज़्म शाह था उस समय, उसका जो पुत्र था मंगबरनी, उसका पीछा करते हुए चंगेज़ खां जो है कि पश्चिमी प्रांत तक आया था और चंगेज़ खां के डर से ही इल्तुतमिश ने उसको शरण देने से मना कर दिया था। अगला देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन है आपके पास एवाज को, दूसरा अली मर्दान को, तीसरा मलिक जानी को, चौथा नसरुद्दीन महमूद को। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड, तो यही भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इल्तुतमिश द्वारा बिहार में सूबेदार नियुक्त करने में, और खासकर बिहार पीसेस में ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मलिक जानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय मलिक जानी ने एवाज जो था उस समय वहाँ का शासक था, उसको हरा के वहाँ पे इल्तुतमिश की सत्ता स्थापित की थी और इसकी वजह से इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार क्षेत्र का जो है कि सूबेदार नियुक्त किया था। चलिए अगला देखते हैं, और ये 1225 में हुआ था। अगला है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो रजिया बेगम को लाने में और उनको सत्ता से वापस करने में जो है कि किसका हाथ था आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है तुर्कों का, दूसरा ऑप्शन है अफगानों का, तीसरा ऑप्शन है अरबों का, चौथा ऑप्शन है मंगोलों का।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तुर्कों ने ही इसको जो है कि जो इससे पहले जो शासक हुआ था रुकनुद्दीन फ़िरोज़, ठीक है, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो इल्तुतमिश का पुत्र था, उत्तराधिकारी उसके पास वही बना, लेकिन बहुत कम समय के लिए रहा। और उससे रुकता के तुर्कों ने जो है कि रजिया को सुल्तान बनाया, और रजिया सुल्तान बनने के बाद ही जो है कि तुर्कों के अलावा जो है कि दूसरे लोग का जो है कि सरदार के पदों पे भर्ती इसने करना स्टार्ट कर दिया, जिससे तुर्क नाराज़ हो गए और इसको जो है कि सत्ता से बेदखल कर दिया। अगला देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई तथा अपने को नियामत ए खुदाई कहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह रक्त और लौह की नीति और नियामत ए खुदाई, ये दोनों अलग अलग भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसने नियामत ए खुदाई का प्रचलन किया या फिर किसने रक्त और लौह की नीति चलाई? आपके पास ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा जलालुद्दीन खिलजी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, नियामत खुदाई मतलब धरती पे ईश्वर का जो प्रतिनिधि होता है उसको जो है कि नियामत खुदाई कहा जाता है। और रक्त और लौह की नीति एक बहुत कठोर नीति इसको माना जाता है, तो इसको जो है कि लागू करने वाला, इसको मानने वाला जो है कि गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन जो है कि एक निरंकुश शासक के रूप में जाना जाता है, और इसने जो है कि निरंकुशता को अपनाया, और इसलिए उसने नियामत खुदाई कहा अपने आप को कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मैं जो है कि दूत हूँ, ईश्वर का पैगंबर हूँ। और साथ ही उसने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, तभी इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है, इसमें कौन सा एक कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने तुर्काए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, बलबन के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन गलत हो जाता है। उसने नियमित ये खुदाई की जो है कि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, नियामत खुदाई, और तुर्कान ये चहलगामी का जो एक प्रभाव समाप्त कर दिया, जिसको जो है कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, तुर्काल चहलगामी 40 लोगों का दल था, इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, बलबन ने समाप्त कर दिया, ये याद रखिएगा। और नियामत खुदाई का जो एक सिद्धांत इसी ने दिया था, और बंगाल में विद्रोह का दमन ये करवाया था। तो ऑप्शन जो है कि सी गलत है, बाकी सारे ऑप्शन इसके सही है। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल जो सल्तनत काल था वो उसमें कितने राजवंशों ने शासन किया था? आपके पास ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6 और चौथा 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एग्ज़ाम में इसको अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनका सही कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ठीक है, तो सबसे पहले गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया, और लास्ट में लोदी वंश आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, तो जो गुलाम वंश था 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, और तुगलक वंश जो है 1320 से 1413, और सैयद वंश 1413 से 1451, और लोधी वंश 1451 से 1526। इसका डेट आप लोग याद रखिएगा, कई बार इसका क्रम को सजाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ तथा, ठीक है, नौरोज़ ध्यान रखिएगा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा का प्रारंभ करवाया? ठीक है, तो ये प्रथा थी सिजदा एवं पैबोस, जिसमें एकदम दंडवत लेत कर जो है कि सुल्तान को जो है कि उसका सत्कार करना था, और साथ ही उसको हाथों को चूमना था। तो ये दो प्रथाएं जो थी ये किसने चलवाया था? आपके पास ऑप्शन है बलबन, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा फिरोज तुगलक, चौथा जो है कि अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा बलबन। ठीक है, ये बलबन भी था जिसने नौरोज़ फारसी त्यौहार शुरू किया, और साथ ही सिजदा एवं पैबोस
प्रथा का भी आरंभ किया। तो ये भी एग्जाम में कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका रक्त और लय नीति, नियामत खुदाई, तो इसके 4 इम्पॉर्टेंट जो है कि वर्क हो जाते हैं। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, अक्सर एग्जाम में इसी को घुमा फिरा के पूछ लेता है। अगला देखते हैं, कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कागज़ आपके पास ऑप्शन है 12वीं सदी, बी ऑप्शन है 11वीं सदी, सी ऑप्शन है 8वीं सदी और डी ऑप्शन है 13वीं सदी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 13वीं सदी के आसपास माना जाता है। अगला देखते हैं, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। ठीक है, दिल्ली का जो सल्तनत था वो हमेशा किससे घबराया रहता था, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है मंगोलों से, दूसरा तुर्कों से, तीसरा अफगानों से, चौथा जो है कि ईरानियों से। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, हमेशा जो है कि दिल्ली सल्तनत को किससे खतरा रहा है, किससे वो वाकई में डरते थे। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड वो है मंगोलों से। ठीक है, उनको मंगोलों का भय हमेशा सताता रहा। ठीक है, बाकी तुर्कों, ईरानियों और अफगानियों से उनको कोई भय नहीं था। तुर्क तो खुद थे, दिल्ली सल्तनत के जो लगभग जो शासक थे वो तुर्क थे, और उनको मंगोलों का डर हमेशा सताया रहता था। अगला देखते हैं, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, कुतुबुद्दीन मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू किसने कराया था, तो ऐबक ने कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, जो मशहूर जो है कि उसकी कृति थी, काफ़ी पॉपुलर है, भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो उसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और साथ ही उसने दिल्ली में एक मस्जिद का भी निर्माण किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और इसको पूरा कराने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, वह किसका गुलाम था। ठीक है, संस्थापक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, गुलाम किसका था। आपके पास ऑप्शन है महमूद गजनवी का, दूसरा मोहम्मद गोरी का, तीसरा चंगेज़ खान का, चौथा इल्तुतमिश का। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा, जो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और साथ ही फ्रेंड, ये जो है कि 1206 में जब कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी वापस चला गया, तो इसने जो है कि यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। फ्रेंड, कुतुब मीनार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से। आपके पास ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा जो है गयासुद्दीन तुगलक। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा, कुतुब मीनार के निर्माण में जिसने योगदान नहीं दिया था वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, इल्तुतमिश ने समाप्त किया था, और बीच में उसकी ऊपरी मंजिलें जो है कि में कुछ खराबी आ गई थी, वो जो है कि ख़राब हो गए थे, तो उसका निर्माण दोबारा से फिरोज शाह तुगलक ने एक और मंजिल ऐड करके कराया था। ये तीनों इससे संबंधित है, इसको याद कर लीजिएगा, अक्सर जो है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड, ये गुलाम वंश का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ ही ज़्यादा शेयर भी करिए। और फ्रेंड्स, PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के PDF अवेलेबल हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।